कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जो जीत हुई उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज ये कर्नाटक की जीत एक लोकतंत्र की बचाने के लिए है। हिमाचल में सरकार बनी, यहां बनी, और जो मोदी जी थे जिन्होंने ये तय कर रखा था कि आगे आगे चलो, ईडी को ले चलो, सीबीआई को ले चलो और किसी भी तरह से ये जो महत्वपूर्ण लोग हैं इनको खत्म करो, लेकिन आज जनता ने उसकी कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया कि अब मोदी जी के आगे ये नहीं चलेंगे, ये जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे। मैं साधुवाद देता हूं, बजरंगबली की जय। अब बजरंगबली आपके साथ है, ये आपके साथ है और सत्य की जीत हो गई निश्चित रूप से मानिए। मैं इसी मौके पर जुडिशरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यक्तियों को गलत काम करवाए और उनको पद दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। तो आज की डेट में जो स्थिति है, मोदी जी के तो उल्टे दिन आने लग गए। पायलट साहब की जो ये रैली है, ये ऐतिहासिक रैली है। हर व्यक्ति कह रहा है कि ये व्यक्तिगत रैली है। मैं उसको स्वीकार करता हूं कि पायलट साहब ने जो रैली निकाली है व्यक्तिगत निकाली है, इसी से कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस मजबूत करने का यही तरीका है। लेकिन मैं कुछ हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपने इलाके में जाकर एक रैली कर लें जिससे उनको आईना दिख जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। ऐसी शख्सियत जो रोडों पे इस तरह से चलते हैं उसके बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। और जहां तक बात है कि ये रैली व्यक्तिगत है, ये जितने भी लोग बैठे हैं एमएलए और एमपी, मैं सब एमएलए से कहना चाहता हूं कि भैया हमारा कहीं उपयोग हो तो हम सब लोग आने के लिए तैयार हैं, आप प्रोग्राम तो करो। कुछ नेताओं के दिमाग में ये बैठा हुआ है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि वो रात को सपना देखते हैं कि पायलट साहब कल तक चले जाएंगे, कभी 10 को चले जाएंगे, कभी 11 को चले जाएंगे। मीडिया में भी इस तरह की भ्रांति होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पायलट साहब कहीं नहीं जाएंगे, इस राजस्थान में राज करेंगे, आप इंतजार करो। ये जो भीड़ है आई है, ये आक्रामक भीड़ कांग्रेस के हित की है। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी रंधावा जी, 3 उनके सह प्रभारी, उनसे सबसे हमारी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कोई न कोई समाधान निकलेगा कांग्रेस में और नई टीम आगे आकर राज के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो मेरा यही निवेदन है कि आप इंतजार कर लें थोड़ा। अभी जिस तरह से जैसे ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन के बाद दूसरे दिन राजस्थान का काम चालू हो जाएगा। मुझे बोलने का धन्यवाद। मैं मंच की दाईं ओर से जो भी लोग आ रहे हैं, अरे भाई सुनो, ये अभी वायर टूट जाएंगे, सारा सिस्टम रुक जाएगा, सब यहां से हट जाए। यहां मत बोले, कोई आए नहीं। पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि बाईं स्टेज के दाएं और बाईं तरफ दोनों जगह व्यवस्था बनाए। जो भी टेंट के इस पाइप के ऊपर चढ़े हुए हैं, सब भाइयों से अनुरोध है कि गिर जाएंगे, लग जाएंगे, आप हमारे ही हैं, आप नीचे उतर जाएं। अब मैं मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। जन संघर्ष यात्रा के कार्यक्रम में 130 किलोमीटर की लंबी तपती धूप में यात्रा करके आए हिंदुस्तान के युवा हृदय सम्राट
36 कौम की आवाज हमारे लाडले सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान हमारे मंत्रिमंडल के साथी हेमाराम जी, हमारे विधानसभा के साथी विधायकगण, सम्मानित मंच, आज का ये कार्यक्रम पायलट साहब पिछले 25-30 साल के अंदर मीटिंगें हमने सभाएं बहुत देखी है, ऐसा जज्बा ऐसा जोश मैंने आज पहली बार देखा है। मैं बताना चाह रहा हूं हिंदुस्तान के नेताओं को, जो लोग हमारी राजस्थान सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है, सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया। धारीवाल जी बोलते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छू को पानी पिला दिया। धारीवाल जी, राजस्थान की प्यासी जनता को पानी पिलाओ। हमारी राजस्थान की जनता मई जून में प्यासी है, इसको पानी पिलाओ। आपके ऑफिस में से कोई भी फाइल भ्रष्टाचार के बिना नहीं निकलती। आपके ऑफिस में से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूछा, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी थे, शिक्षकों का सम्मेलन था और पूछा कि ट्रांसफर बिना पैसे होते हैं क्या? बोला नहीं होते। मास्टरों के ट्रांसफर पैसे बिना नहीं होते। भरत सिंह जी कुंदनपुर 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहे, चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। भरत सिंह जी चिल्ला रहे हैं, धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया, भाया ने भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। सुनने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लौटाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, आपके और वसुंधरा जी के साथ ही कोरोना होता है। कोरोना, मुख्यमंत्री जी का कोरोना होता है, उसी टाइम में वसुंधरा जी का कोरोना। ये मिली जुली सरकार। मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगिरी थी? ये उनका मेरे पास हिसाब और सबूत है। हमारे पास सबूत है। भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। अरे किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है। मेरे पास सबूत है, उनको भी पैसा लौटाओ। आप हेमाराम जी जैसे पाक दामन आदमी पर दाग उठाते हो। मैं कहता हूं, भरत सिंह जी कहां है? हेमाराम जी कहां है? अरे इस आदमी पर 100 करोड़ रुपए की जमीन 25 करोड़ रुपए लगा के, और मैं कहता हूं पायलट साहब, राजस्थान में कहीं भी चले जाना, लाखों की संख्या में नौजवान खड़ा है।
और हमारे गहलोत साहब बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। गहलोत साहब 21 पर आ गए थे, 21 पर। इस पायलट साहब ने आपको सोपरपुर के मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाके एक एक नौजवान का विश्वास लिया और ईमान लेके आपको मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में गहलोत साहब ने तो विपक्ष पायलट साहब को ही मान रखा है, विपक्ष नहीं है। गहलोत साहब का विपक्ष सिर्फ पायलट साहब है। मैं कहता हूं पायलट साहब लाखों की नहीं करोड़ों नौजवान आपके साथ है और हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो। इस राजस्थान के नौजवान के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, बचाओ इसको। इस नौजवान के सपनों को बचाओ। ये 36 कौम का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है और मैं कहता हूं आप हमारे नेता हो, जो भी फैसला करेगा वो मंजूर है। लेकिन मैं कहता हूं फैसला वो करना 2023 का फैसला ये जनता, ये नौजवान करेगा। आपके 24 घंटे के अल्टीमेटम पर लाखों लोग आ जाते हैं, जगह कम पड़ गई। जनता पायलट साहब को सुनना चाहती है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह देता हूं, हमारी सरकार कर्नाटक की सरकार का जो 40% भ्रष्टाचार का मामला था उससे बाहर जा रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमने। हमारा अलाइनमेंट खराब है, पायलट साहब ठीक करो। धारीवाल का अलाइनमेंट खराब है, उसको भी ठीक करो। अरे बुड्ढो बावड़ो गो। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच के ऊपर राजस्थान के किसान नेता, हमारे वयोवृद्ध नेता, किसानों की आस, किसान के हितैषी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह जी का मंच पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौधरी नारायण सिंह जी वो किसान नेता हैं जो किसान के लिए लड़ते लड़ते आज इस उम्र का पड़ाव तक पहुंच गए। वो करीब 7 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और आज सचिन पायलट जी के आह्वान पर इस सभा को संबोधित करने के लिए चौधरी नारायण सिंह जी आपके बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मैं आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी से, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। हमारी आशाओं के केंद्र बिंदु सम्मानीय पायलट साहब, राजस्थान के वयोवृद्ध किसान नेता, पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एकमात्र उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी चौधरी, मेरे 1980 से साथी विधानसभा के वर्तमान मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, छोटे भाई राजेंद्र बूढ़ा जी और मंच पर विराजे सभी सम्मानित नेतागण, सभी विधायकगण,
बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकारगण, मुझे प्रसन्नता है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पूरी वक्ताओं ने काफी विस्तार से चर्चा की है। पायलट साहब, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। आप रामायण काल से देखिए, जब भी कहीं अन्याय और भ्रष्टाचार होता है, कोई ना कोई नौजवान जन्म लेता है और वो आगे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करता है। मित्रों, भगवान राम ने अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण को मारने के लिए पदयात्रा की थी और आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन जी ने पदयात्रा करके एक शुरुआत की है। मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से सचिन जी अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे, इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। मित्रों, ये काफिला केवल सचिन जी का काफिला नहीं है। सचिन जी के प्रति आकर्षण है, सचिन जी को नेता मानते हैं, सचिन जी से उम्मीदें हैं इस प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। लेकिन सचिन जी, ये काफिला ये भी साबित करता है कि इन लोगों के दिल और दिमाग में बड़ी कुंठा है। 4 वर्ष पहले आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, बीजेपी की सरकार को हटाया और उसके बाद संघर्ष का परिणाम नौजवानों ने दिया कि कांग्रेस की सरकार बनाई। आज हमारी सरकार के किए हुए पुराने वादों को याद दिलाने की बात आई है। कांग्रेस का जब चुनाव होना था, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, बड़े नेताओं ने कहा था भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच हम करेंगे। ये भाजपा के भ्रष्टाचार की जांच की बात सचिन जी कांग्रेस नहीं कर रही है खाली। मुझे याद है 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप तत्कालीन भाजपा सरकार पर कैलाश मेघवाल जी ने लगाया था, जो केंद्र में मंत्री थे। उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। हमने भी वादा किया था भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, तो हमारा धर्म बनता है भ्रष्टाचार की जांच कराएं। मित्रों, भ्रष्टाचार कहां कहां है, इसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। अभी भाई राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे हमारी सरकार के मंत्रियों पर अंगुली उठा रहे थे। भ्रष्ट सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, विरोध में हो, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया है, करते रहना है और जांच सबकी होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जब सचिन जी निकले हैं, सचिन जी जब निकले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, तो नौजवान कहता है सचिन जी आज भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने आप निकले हैं, तो इस प्रदेश का नौजवान आपकी तरफ देखते हुए कहता है बेपर्दा निकले हो सर्द हवाओं में, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में। सचिन जी यदि कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, तो लोग कहते हैं कि ये बगावत कर रहे हैं। सचिन जी कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करो, तो लोग कहते हैं ये भाजपा से मिले हुए हैं, उस पर जाने वाले हैं। सचिन जी कदम उठाते हैं नौजवानों को, किसानों को लड़ाई के लिए खड़ा करने का, तो लोग कहते हैं ये गलत कर रहे हैं। सचिन जी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती। मित्रों, समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। जब जब भी नौजवान खड़ा हुआ है, तब तब सत्ताएं बदली हैं, सरकारें बदली हैं और नई चीज सामने आई है। राजस्थान में भी आज वो वक्त, इस 45 डिग्री की गर्मी में, तपतपाती धूप में महिलाएं घर छोड़ करके आई हैं, बुजुर्ग घर छोड़ करके आए हैं, मजदूर मजदूरी छोड़ करके आए हैं। क्यों? वो आपसे संदेश लेना चाहते हैं कि आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे साथ जब लड़ाई में हम शुरू हुए हैं, हेमाराम जी जुटे,
नारायण सिंह जी साथ आए, कई और बुजुर्ग साथ आए। भाई राम जी की फौज में जामवंत भी थे रास्ता बताने के लिए। रामचंद्र जी ने जो लड़ाई लड़ी, न उसमें जयपुर का राजा साथ था, न जोधपुर का राजा साथ था, न अयोध्या का राजा साथ था, न कहीं का नवाब था। कौन थे? बंदर थे, भालू थे। बंदर कौन? नौजवानों का प्रतीक। और रामचंद्र जी की उस लड़ाई में किसी ने उनसे हथियार नहीं मांगा। बंदर अपना गोटा साथ लेकर आया था। ये नौजवान भी अपना गोटा साथ लेकर आपके साथ चलेंगे। लंबी बात कहने का अवसर नहीं है, काफी नेताओं को बोलना है, सचिन जी को भी आपको सुनना है। मैं केवल 2 बात निवेदन करना चाहता हूं। ये संघर्ष सत्ता का संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष 2 बात का है। हम सब लोग संकल्प लें कि राजस्थान से आवाज उठे और हम सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हाथ मजबूत करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरा नौजवान हमारे साथ सचिन जी लड़ रहे हैं। दूसरी, आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे लगे हैं, जिनको हमने परखा और देखा है, उन भाजपा के लोगों को सुपड़ा साफ भी आपको करना है। कांग्रेस की सरकार हमको बनानी है और नौजवानों के हाथ में सरकार सौंपनी है। इतना कह करके आपने समय और सम्मान दिया, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दीपेंद्र जी। सभा तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी महासभा, ऐसी नौजवानों की महासभा मात्र 48 घंटे के आह्वान पर ऐसी सभा कभी नहीं देखी। मैं सचिन पायलट जी का एक बार जयकारा लगाऊंगा। सचिन पायलट हमारा नेता कैसा हो। अब मैं आपके बीच मारवाड़ के नेता, किसान नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान कैबिनेट मंत्री और पायलट साहब ठीक कहते हैं, 125 करोड़ का दान करने वाले दानवीर, ऐसे महान नेता को आपके विचार में आदरणीय हेमाराम जी से कहूंगा कि सभा को संबोधित करें। जन जन के प्रिय, आम जन के दिलों पे राज करने वाले सचिन पायलट साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पर जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर यहाँ ये जो सभा हो रही है, इस सभा में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है, इस प्रकार का जन सैलाब मैंने तो आज दिन तक कभी भी किसी सभा में नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होती है, दिल्ली में भी होती है, पूरे देश की रैली, राजस्थान में पूरे प्रदेश की रैली होती है, लेकिन आज की जो सभा और जो उपस्थिति है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और दिल्ली में और प्रदेश में जो पार्टी की सभाएं होती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसमें जुट जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने इस रैली में आने से लोगों को रोकने के लिए भी प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब इससे ज्यादा और क्या है? इससे भी अगर हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर हमारी आंख कब खुलेगी? फिर तो 23 के चुनाव के बाद में खुलेगी, और बाद में आंख खुलेगी तो वो कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए अभी से समझ जाएं, संभल जाएं। आज ये सोचते हैं जो सत्ता में बैठे लोग कि हम अकेले ही 23 की सरकार वापस बना लेंगे।
मैं ऐसा नहीं मानता। कैसे बना लिए? जो सैलाब जो यहाँ बैठा है, ये इसकी आप अनसुनी करोगे, इसको साथ लेके नहीं चलोगे, आप अकेले चलोगे, एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे, कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आप एक हाथ से ताली बजा के बता देना हमको, एक हाथ से ताली बजा के बता देना, मैं बता दूंगा एक हाथ से ताली बजी कि नहीं बजी, से समय आएगा। इसलिए अभी समय है, सोच लो। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में आखिरी सरकार है किसकी? राजस्थान में सरकार है किसकी? हमारे सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बचाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है। तो क्या ये वसुंधरा राजे की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? यह बात मेरे समझ के परे है, ये बात मेरे समझ के परे, और मेरी ख्याल से आम जनता के ये बात समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके साथ में कोई भाजपा का व्यक्ति साथ देता है तो वो व्यक्ति बहुत ही बोल्ड होता है। धौलपुर की विधायक नाम भूल गए थे मुख्यमंत्री जी, फिर बाद में किसी ने बताया, नाम तो ध्यान नहीं रहा, फिर कहा शोभा रानी। वो बहुत बोल्ड लेडी है, क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ के आपके साथ खड़ी है, इसलिए वो बोल्ड है। और हमने सिर्फ राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात की, तो कांग्रेस में अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात करना ये अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो ये सारी जनता ये भी अपराध में शामिल है। आप अकेले हेमाराम को सजा दे सकते हो, अपराधी घोषित कर सकते हो, प्रदेश की सारी जनता को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आज अगर हम मुख्यमंत्री जी के वहां जाकर के दंडवत करें तो ईमानदार, कल मुख्यमंत्री के मुंह से हेमाराम को ईमानदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी की हम जय जयकार नहीं करें तो हेमाराम साहूकार नहीं है। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ तक का भी कई बार नाम लिया, कई बार मीडिया वालों साथियों को, सबको, जनता को सबको पता है। पता नहीं किसने कितना लिया, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़ लेवनी, कौन नाम ही तो लेना है। और अगर हम भ्रष्ट हैं, इतने पैसे लिए हैं हमने, तो आपकी सरकार में हमको मंत्री लेके बैठे हो हैं? आप किस पे आरोप लगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बैठे लोग खुद अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। आप मुझे आज ही सरकार से बाहर कर दीजिए अगर आपको ये लगता है हमारा हम भ्रष्ट है। कोई जरूरत नहीं सरकार में, कोई जरूरत नहीं है सरकार में मुझे रखने की, ना मुझे सरकार में रहने की कोई ख्वाहिश है। मुख्यमंत्री जी, ये सत्ता आपको इसलिए नहीं सौंपी जनता ने, ये सत्ता इसलिए सौंपी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ईमानदारी का शासन होगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी। लेकिन पारदर्शिता कैसी है वो आप देख रहे हो। राजेंद्र जी गुड़ा ने पारदर्शिता के बारे में आपको बता दिया। एक 2 मिनट और ना। एक बार एक देश के बादशाह का देहांत हो गया, उसके पीछे उसकी औलाद नहीं थी, उसका उत्तराधिकारी तय करना था, किसको करें। उसके परिवार के रिश्तेदार सब झगड़ने लगे, वो कहता मैं राजा बनूं, वो कहे मैं राजा बनूंगा, कोई निपटारा नहीं हुआ। तो बाद में ये तय हुआ कि बाज है, बाज को माला दे दो, बाज जिसके गले में माला डाल देगा वो बादशाह हो जाएगा। देश के अंदर एक गुंडों की गैंग थी, गुंडों की गैंग का एक सरदार था, उसके अधीन गुंडों की गैंग थी। वो गुंडों की गैंग का सरदार वो भी वहां पहुंच गया कि अभी माला क्या पता बाज मेरे गले में डाल दे, मैं ही बादशाह हो जाऊं। उस बाज ने वास्तव में उसके गले में माला डाल दी और वो देश का बादशाह बन गया। पर बताऊं उस बादशाह की बात, वो देश का बादशाह बना तो उसने क्या किया। कुर्सी पे बैठते ही पहला हुक्म,
पहला हुक्म उसने ये दिया, जो उसकी गैंग के गुंडे थे उन सबको, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि उनको सबको जेल में बंद कर दो। क्यों? उसके लिए मुझे कोई सबूत की, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं जानता हूं। और अब मैं पहले गुंडों की गैंग का सरदार था, लेकिन अब मैं देश का बादशाह हूं, इसलिए देश में इस देश को चलाना है तो गुंडों का खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं चल पाएगा। ऐसा उसने कदम उठाया। उसने भी तो मुख्यमंत्री जी, आप देश के, प्रदेश के मुखिया बने हो, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो आपका गुणगान करते हैं और आपका गुणगान करके चापलूसी करके इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उनको आप जेलों में डालो। ये काम आपको करना चाहिए। जिस जगह आपने उनको पूरी खुली छूट दे दी, जिस प्रकार से बादशाह का, मैं कह रहा हूं, जो गुंडे वो थे वो बड़े खुश हुए बादशाह बना। उस समय वो गुंडा बादशाह बना नहीं देश का, बहुत खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया, पर उनको जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा, कह रहे हमारे को बादशाह से मिलाओ तो सही, तो कहा भाई मिला देंगे, बादशाह से कहेंगे, हुक्म देंगे। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने बादशाह को कहा, कभी इनका निवेदन है कि एक बार बादशाह से मिला दो हमको, बस इतना सा कर दो। तो भाई ले आओ, मिला दो। वो उन सबको, गुंडों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, पहले मैं तुम्हारी गुंडों की गैंग का सरदार था, अब मैं गुंडों की गैंग का सरदार नहीं हूं, इस देश का बादशाह हूं, देश की बादशाह की हैसियत से फैसले करूंगा, तुम्हारे कहने से फैसले नहीं करूंगा। तुमको जेल में डालना मेरा धर्म था, मैंने मेरा धर्म निभाया। इस प्रकार के प्रदेश के बादशाह को अपना धर्म निभाना चाहिए। धर्म से हट करके अगर काम करते हैं तो उसको ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब जब भी इस प्रकार जन सैलाब उबड़ा है, परिवर्तन आया है, ये मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 77 से देख रहा हूं, 77, 80 से देख रहा हूं। उसके बाद में कई परिवर्तन देखे, समय की कमी है, और भी कुछ कहते थे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार आप, ये छाया तो बहुत कम पड़ गई, लोग सब इस धूप में खड़े हैं, छाया में ही नहीं बैठे लोग तो, और धूप में खड़े हैं। कौन इनको लाया? कोई नहीं लाया, अपने आप आए, सब अपने आप खर्चे से, अपनी मर्जी से, किसी ने किसी को। हमको तो रोका पायलट साहब ने, हमको कहा इस जनसंघर्ष यात्रा में एमएलए एमपी को शामिल नहीं करेंगे। हम तो आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रोका। एमएलए एमपी कोई जनसंघर्ष यात्रा में शामिल नहीं था, फिर भी जनसलाब तो नहीं रुका, इनके साथ रहा। आज मेरे से भी नहीं रह गया, आज मैं भी थोड़ी जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि प्रदेश की जनता तो सब पायलट साहब के चली गई, साथ जुड़ गई, अब पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो अपन पीछे क्या करेंगे? इसलिए अपने को इनके साथ रहने में ही फायदा है। इसलिए जो ये लोग आज सोच नहीं रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, थोड़ा सोच लें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा अपना दिमाग को भी काम में लें कि आने वाले समय में क्या है। पिछले चुनाव में 21 सीटें आई, 21 कांग्रेस की। ऐसी स्थिति कभी मेरी ख्याल से 52 से आज दिन तक मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी तो आप बता दें। उसको वापस किसने लाया? राजस्थान में इन्होंने संघर्ष किया। उस सब संघर्ष की कहानी बताऊं, इतना समय नहीं है। इनके संघर्ष, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से राजस्थान में सरकार बनी है, लेकिन फिर भी हमें अगर इस तरह से कष्ट सहना पड़े, हमें सुनना पड़े, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं दलितों की आवाज उठाने वाले युवा विधायक भाई वेद सोलंकी जी को आह्वान करूंगा कि वो सबों को संबोधित करें। समय का ध्यान रखें, दलित की आवाज मजबूती से रखें। राजस्थान के यहाँ पे तो हिंदुस्तान के नेता पायलट साहब, किसानों के नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय नारायण सिंह जी, सम्मानीय हेमाराम जी, दीपेंद्र सिंह जी, मंच में विराजमान तमाम नेतागण, उपस्थित नौजवान साथियों, सारी बातें तो हो गई। मैं तो सिर्फ पायलट साहब से एक बात पूछने आया हूं कि आप इन कार्यकर्ताओं की परीक्षा कितनी देर, कब तक लोगे, और क्या लेना चाहते हो और कब तक लेना चाहते हो, ये बता दो।
बार बार हम कह चुके, अभी मीडिया के सामने सम्मानीय नारायण सिंह जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में फोन लगाया और पूछा भाई कि पैसे का हिसाब तो हम दे रहे हैं, मैं आ जाऊं क्या? तो आज तक तो बुलाया नहीं। ये मीडिया वाले साथी सुन रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएं तो मुझे बुला लेना, पूरा हिसाब देंगे। और आप 10-10, 15-15 करोड़ की बात कर रहे हो। आप बता दो कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री कब बनाओगे? हम दे देंगे। ये जनता सब कुछ देना चाहती है आपके लिए, तन मन और धन देना चाहती है। इनकी परीक्षा ज्यादा मत लो। पायलट साहब, समय मजबूत होता है और ये चेहरे की चमक भी समय के अनुसार होती है। जिस चेहरे की चमक से हम जीत के आए उसको फीका नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं, अगर आपका चेहरा नहीं होता तो मैं विधायक नहीं होता। तो ऐसे चेहरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे। आप सिर्फ यह बता दो, लोग हजारों किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर से आपके साथ पैदल चलने आ रहे हैं। मेरे जैसा साथी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, आप 150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये नौजवान साथी अपने पांव के छाले भूल गए। ये सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। और इनमें एक ही ललक है, जो ये धूप में खड़े हुए साथी हैं, ये चाहते हैं पायलट साहब आज कुछ काम करें, इनका दिल ठंडा हो इस गर्मी के अंदर। नहीं, ये गर्मी जो इनके अंदर पड़ी हुई है, ये पार्टी को खत्म कर देगी। इनके दिल को ठंडे करने की बहुत जरूरत है। हमने कहा था रंधावा जी के सामने, रंधावा जी जब बैठे हुए थे, हमने उनको बताया कि ये समस्याएं हमारी हैं। प्रभारी जी ने पूरी समस्याएं हमारी सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी पायलट साहब एक भी काम नहीं